हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। देखिए, हिंदी कंपलसरी में हम कर रहे हैं मॉडल पेपर और ये है अपना दूसरा मॉडल पेपर जिसका अपन कंप्लीटली सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो पेपर फर्स्ट था वो आपने कल देख लिया था, इसका अपन आज कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखो प्रश्न लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे आप लोग। देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, थोड़ा हाँ दिख जाएगा। ठीक है, आप इसे फुल एचडी पे देख सकते हैं तो दिख जाएगा आपको। पहला है, शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है। पतंग कविता में से ली गई ये क्वेश्चन लिया गया है। तो बच्चों को कैसे चमकीले इशारों से बुलाता है, तीखे इशारों से बुलाता है, सीधे इशारों से बुलाता है, या बच्चों तिरछे इशारों से बुलाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा कि शरद जो है वो बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखो है कि मानव जीवन में सुख कैसा होता है। बादल राग कविता में कवि ने कहा है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो सुख अस्थिर है, तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे अस्थिर सुख से बताया है। देखो, कविता जो है ना, काव्य खंड है, उसमें से एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है। तो हमने इसका कंप्लीट एक वन शॉट क्लास अवेलेबल कराई है, जिसमें कंप्लीट जो पोएम्स हैं, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कंप्लीट वन शॉट क्लास आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हमने इसको एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ उसमें से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रत्येक कविता से, वो हमने कंप्लीट करवाए हैं। तो एक क्लास देख लेना, आपका सारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो कि किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता से लिया गया है। उसमें राइट आंसर है मैना के, कोयल के, चिड़िया के या बुलबुल के। तो बच्चों करेक्ट आंसर है चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में होंगे, है ना। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। ये ध्यान परों में किसके, चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो चिड़िया के बच्चे जो है वो प्रत्याशा में होंगे। एक एक पंक्ति से कह रहा हूं प्रश्न बन सकता है, इसीलिए सारी की सारी पोएम्स पढ़ लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भक्तिन लाट साहब तक से लड़ने को तैयार थी क्यों लड़ने को तैयार थी। वह अपनी जमीन लेना चाहती थी, वह मालकिन के साथ जेल जाना चाहती थी, वह जिठानी से बदला लेना चाहती थी, या फिर वह अपनी बेटियों को हक दिलाना चाहती थी। तो वह अपनी बेटियों को हक दिलाना चाहती थी और इसलिए वो किसी भी लाट साहब से भी लड़ने को तैयार थी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि जिसकी भारी कमी हो और जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो, अपनी उस प्रिय वस्तु का दान ही सच्चा त्याग है। यह कथन है, किसका कथन है, लेखक का है, लेखक की दीदी का है, इंद्रसेना का है, या फिर मित्र मंडली का है। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा ये लेखक की दीदी का कथन है। क्योंकि जब लेखक जो है ना, लेखक कहता है कि ये जो पानी डाला जा रहा है इन बच्चों पर, जो इंद्रसेना है इस पर, ये पानी की बर्बादी है। तो यहाँ पे देखो जो लेखक है उसकी दीदी कहती है कि ये पानी की बर्बादी नहीं बल्कि ये त्याग है। कैसे, उसने समझाया था कि अगर आपके पास लाखों रुपए, उसमें से आपने कुछ 5-10 रुपए अगर उधार दे दी तो वो दान नहीं है। अगर आपके पास किसी चीज की कमी है ना, बहुत थोड़ी मात्रा में आपके पास कोई चीज है और आपको भी उसकी सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप वो चीज किसी को दान दे देते हो तो वही सच्चा त्याग है। तो ये कथन लेखक की दीदी का है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। ये कथन है, किसका कथन है बच्चों, सीरीज का जो फुल पार्ट है उसमें से लिया गया प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो किसका, हजारी प्रसाद का है, महावीर प्रसाद का, तुलसीदास का है, जयशंकर प्रसाद का है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पार्ट में ये कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई जो जन्मा है वो तो जाएगा एक न एक दिन। तो ये कथन तो वैसे तुलसी का है, ये कथन तो तुलसीदास जी का है, लेकिन इस पार्ट में किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लेकिन कथन जो है वो तुलसी का है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है, मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, खरोष्ठी से, या फिर शोर सैनी से। तो हिंदी का विकास जो हुआ है बच्चों वो अपभ्रंश से हुआ है, ये तो क्लियर है, लेकिन अपभ्रंश तो सभी में आया हुआ देख लो, है ना। इसी अपभ्रंश को ही अवहट्ट भाषा भी कहा गया है।
अपभ्रंश को अवहट्ट भी कहा गया है। तो ये अवहट्ट तो ठीक है, अपभ्रंश तो ठीक है, लेकिन कौन सी अपभ्रंश है? तो इसमें शोरसेनी अपभ्रंश है, ध्यान रखना। राइट आंसर रहेगा शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमारा हुआ एक भाग, और अब देखो नेक्स्ट, चलिए इसको हट जा भाई। हाँ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरे पेज पे देखो, अगला है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, इसमें से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आ सकते हैं क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे। एक्चुअली पेपर सॉल्व करने से क्या होता है कि इसके आसपास की चीजें भी हमें याद हो जाती है। आसपास क्या, जैसे स्कॉलरशिप मान लो शब्द आप याद करोगे, तो इससे मिलते जुलते कई सारे चीजें जो है वो हमें याद हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे समाचार माध्यमों वाला प्रश्न हो गया, या हमने जैसे चिड़िया वाला किया, जितने भी क्वेश्चन, किंतु उसके आसपास की चीजों पे भी हमारी नजर रहती कि अरे हाँ यहाँ से प्रश्न बना तो यहाँ से भी बन सकता है। तो इसलिए पेपर कंप्लीटली देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप शब्द का सही अर्थ बताइए, पारिभाषिक शब्द बताना है आपको। स्वच्छता होता है, अनुसूची होता है, छात्रवृत्ति होता है, या छानबीन होता है? तो बच्चों स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति। जैसे आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, आप लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि समाचार माध्यमों में किसका महत्व है? संपादकीय का महत्व है, साक्षात्कार का महत्व है, फीचर का महत्व है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों समाचार माध्यमों में सबसे ज्यादा महत्व होता है संपादकीय का। जो संपादकीय पृष्ठ होता है ना, वही किसी समाचार का मुख्य पृष्ठ माना जाता है, वही सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। और ये फीचर है, साक्षात्कार है, ये सारे मुख्य रूप से जो है वो, विशेष करके फीचर जो है, फीचर है, आलेख आदि, ये तो उस संपादकीय पृष्ठ में ही सब छपते हैं। और किसी भी समाचार का जो संपादकीय पृष्ठ होता है वो उस समाचार की अपनी खुद की आवाज समझा जाता है। नेक्स्ट अगला देखो, एंकर बाइट का क्या तात्पर्य है? अब क्या होता है कि जो टीवी में समाचारों के जो चरण होते हैं, टीवी में समाचारों के 7 चरण होते हैं, और इन 7 चरणों में से एक चरण होता है एंकर बाइट। ठीक है, तो एंकर बाइट में क्या होता है कि जो घटनाक्रम हुआ है, जिस स्थान पे घटना घटी है, वहां पे जो संवाददाता मौजूद होता है, वो उस घटना को उस घटना की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, उनके कथन जो है वो सुनाता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे हुआ ना, तो वो संवाददाता कहता ना, बताइए आपने देखा घटनाक्रम, ये सब कैसे हुआ, बताइए क्या हुआ, आपने क्या देखा? तो वो कहता देखो भाई इतने बजे ऐसा ऐसा हुआ, मैंने देखा, मेरी आंखों से देखा। ये तो जिस व्यक्ति का कथन सुनाया जाता है ताकि उस घटना की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जा सके, तो वो एंकर बाइट कहलाता है। तो यहां पे देखो पहला क्या है कि तत्काल घटी घटना को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाना। तो तत्काल पहुंचाना ये तो होता है ब्रेकिंग न्यूज, जो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं, उसके माध्यम से। उसके बाद घटना स्थल से दृश्य प्राप्त होने से पहले संवाददाता से प्राप्त जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाना। बच्चों ये होता है, इसे हम ड्राई एंकर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ड्राई एंकर में खाली सूचना पहुंचाई जाती है दर्शकों तक, अभी उसके फोटो वीडियो कुछ भी नहीं आए होते हैं। फिर होता है घटना स्थल से सीधा प्रसारण, तो ये लाइव कहलाता है, LIV, लाइव कहलाता है। और उसी के बाद नेक्स्ट है कि घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों, मतलब जिसके साथ घटना हुई है, उन लोगों का कथन दिखा करके और सुना करके खबर को प्रामाणिकता देना, तो ये होता है, इसको हम कहते हैं बच्चों एंकर बाइट। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग के आयोजन को मानते हैं। सिल्वर वेडिंग जो उनकी मनाई थी है ना, उनकी जो शादी की 25वीं सालगिरह थी, उसको क्या मानते हैं? पारंपरिक मानते हैं, उसको समयानुकूल मानते हैं, उत्कृष्ट मानते हैं, या विदेशी परंपरा मानते हैं? तो राइट आंसर है कि वो उन्हें विदेशी परंपरा मानते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर न वा सोंदलगेकर थे, कौन थे? गणित के अध्यापक थे, मराठी के अध्यापक थे, संस्कृत के अध्यापक थे, या विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा कि वो मराठी भाषा के अध्यापक थे, और इन्होंने जो है वो लेखक को एक कवि बनने में बहुत मदद की थी। तो मराठी भाषा के अध्यापक थे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। सारे के सारे क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन करने से आपके, मैंने पहले बता दिया, आसपास की चीजें भी कवर होती है, और एग्जाम में निश्चित रूप से आपको हेल्प करेगी, फायदा होगा। ये पेपर में इसका जो है आपको अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा, कल वाला भी, आज वाला भी। और हमारा जो निबंध लेखन हुआ था, दिन में मैंने एक क्लास डाली थी, एक्चुअली फिर मैं बाहर चला गया था, तो अभी आया हूं, तो बाकी क्लासें नहीं ले पाया, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद में अपनी लाइव क्लास होगी, तो लाइव क्लास आप सब लोग ज्वाइन कर लेना। तो जो निबंध वाला था उसका भी मैं PDF डाल दूंगा, और बाकी सारी PDF भी मैं डालने की कोशिश करूंगा। अभी अपने पास 2 दिन है, तो 2 दिन में और बहुत सारी क्लासें आएंगी अपनी।
चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है पहला कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है बच्चों वर्ण, है ना। वर्ण के और छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते, तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन है प्रासंगिक के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। तो प्रासंगिक के लिए बच्चों शब्द होता है रिलेवेंट, आर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RELEVENT, रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट प्रश्न है मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है, मतलब गंगा पर तो हो नहीं सकता, है ना। मेरा घर गंगा पर है, गंगा के ऊपर तो हो नहीं सकता, बट गंगा नदी के किनारे है। तो ऐसे लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है कि शब्द का कल्पना आधारित अर्थ निकले तथा जो अभिधेय यानी मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से परे हो वह कहलाता है व्यंग्यार्थ। तो यह हो गया व्यंग्यार्थ, है ना। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ जो निकलता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। नेक्स्ट कि तुम तीन देव मह कौन, कि तुम तीन देव मह कौन, नर नारायण की तुम दो। तो अब देखो पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो बच्चों यहाँ पे है ना संदेह अलंकार है। एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि तुम कौन हो मैं कौन हूं, संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार है इस क्वेश्चन में। जहां पे संदेह उत्पन्न होता है वहां पे संदेह अलंकार। अगला देखो कि काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, वाक्य पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार है। बिल्कुल इजी है, तो सभी को पता होगा बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे आप लोग करेंगे अनुप्रास अलंकार, राइट, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए तो ये हमने किए हैं, ये क्वेश्चंस किए हैं अभी हमने यहाँ तक रिक्त स्थान तक। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।